स्ट्रक्चर आप जब देखोगे दोनों के, तो स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर है ना। तो यहाँ पर सिलिया और फ्लैजिला दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं। दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक्चुअली फ्लैजिला है। और फ्लैजिला क्या होता है, ये जहां से ओरिजिनेट होता है, तो हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, मैं एल्गी से आपको बताता आया हूँ कि फ्लैजिला का ओरिजिनेशन पॉइंट, जिसको चाहे बेसल बॉडी बोलिए चाहे काइनेटोसोम बोलो, है ना, तो काइनेटोसोम से या ये बेसल बॉडी से यहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट होती है। अब फ्लैजिला की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, और फ्लैजिला बना किससे होता है, अंदर स्पोक्स की तरह या रॉड्स की तरह, यहाँ पे अंदर की तरफ आप देखेंगे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इनको 9+2 स्ट्रक्चर कहा जाता है। 9 पेरिफेरल और 2 इंडिविजुअल स्ट्रक्चर यहाँ पे बीच में होते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच वाला पार्ट है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से है ना, इसे हम लोग एक्सोनिमी भी कहते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि माइक्रोट्यूब्यूल वो होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वैसे क्या होता है, जो आउटर माइक्रोट्यूबुलर ये डबलेट है ना, तो ये दो दो के टर्म्स में यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, और दो इंडिविजुअल, ये दो यहाँ पे मर्ज है आपस में, और इनके बीच में आप देखते हैं रेडियल स्पोक्स पड़े होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ये फ्लैजिला होता है, ठीक है ना। सिलिया टर्म्स में थोड़े से छोटे होते हैं, है ना। सिलिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्मॉल होता है, और वो ओरिजिनेट वो भी काइनेटोकोर या बेसल बॉडी से होते हैं। और सिलिया के साथ में भी क्या होता है कि उनमें रिदमिक मूवमेंट होता है, और वो साइज में छोटे होते हैं। फ्लैजिला मैक्सिमम 1 to 4 हो सकते हैं किसी भी उसमें, है ना। दोनों का पर्पस क्या होता है, लोकोमोशन होता है। हम देख चुके हैं क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन पैरामीशियम में सिलिया पाए जाते हैं। इसी तरह से प्रोटोजोआ में हमने देखा था ट्राइपैनोसोमा में फ्लैजिला होता है और पैरामीशियम में सिलिया पाए जाते हैं। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। बेसिक दोनों का स्ट्रक्चर सेम। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नोट करा देता हूँ, ठीक है। फ्लैजिला आर, और हेडिंग डालेंगे फ्लैजिला एंड सिलिया। फ्लैजिला आर लॉन्गर, they may be 100, they may be 100 to 200 micrometer in length. They may be 100 to 200 micrometer in length. But their number are fewer. But their number of are fewer. Next point. There may be only 1 to 4 flagella. There may be only 1 to 4 flagella per cells. Full stop. They are mainly found in, इसी में नोट करते हैं, they are mainly found in protistans. They are mainly found in protistans, motile algae, comma, spermatozoa of animal, etc. Next point. Cilia are smaller in size. Cilia are smaller in size. Their length may be, cilia are smaller in size. Their length may be 5 to 20 micrometer. 5 to 20 micrometer. Their size may be 5 to 20 micrometer, but their number are numerous. But their number are numerous. Next point. Cilia are present on cilia are present on cilia are present on trachea, है ना, ट्रैकिया समझते हैं ना, विंड पाइप। cilia are present on trachea, comma,
ब्रोंकियल सेल्स, ब्रोंकियल तुम्हारी ब्रोंकाई जो होती है ना, ब्रोंकियल सेल्स लोग देखेंगे। लंग्स पे आपने पढ़ा होगा, पहले ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया डिवाइड होकर के ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो फाउंड, दे आर ऑल्सो फाउंड in some protozoa, they are also found in some protozoa like paramecium, like paramecium. Next point, they originate from, they originate from basal body, they originate from basal body or kinetochore, kinetochore और ब्लिफेरोप्लास्ट, तीनों एक ही चीज है, ब्लिफेरोप्लास्ट में लिख देता हूं। तो या तो ये बेसल बॉडी से, काइनेटोकोर से या ब्लिफेरोप्लास्ट से ओरिजिनेट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल, काइनेटोकोर और ब्लिफेरोप्लास्ट। फुल स्टॉप। their outer part, their outer part remains covered with plasma membrane, their outer part remains covered with plasma membrane, while inner part is made up of nine 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 triplet fibrils, nine triplet fibrils on periphery, nine triplet fibrils of periphery. और that's it. तो ये हो गया। और यहाँ पर आप बेसल बॉडी, ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहीं पर एटीपी खर्च होता है, मतलब एटीपी एक्सपेंस होता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी की एनर्जी से सिलिया या फ्लैजिला में मूवमेंट होता है। ठीक है ना, यही इनका फंक्शन होता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सिलिया और फ्लैजिला। ठीक। और क्या है, फ्लैजिला हो गया। अच्छा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स है ना, चलो ये भी बता देता हूँ। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, बता सकते हो भाई सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? एनीवन ऑफ यू? हिबा, एनी आइडिया क्या होते हैं? देखो मैं आपको दिखाता हूँ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। जस्ट वन सेकंड। देखो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है दे हेल्प इन सेल डिवीजन, राइट। तो सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है तो उस समय ये हेल्प करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेंट्रियोल्स होते क्या है। देख
आप समझो ये क्या क्या फंक्शन होता है। अभी मैं आपको जब सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको ये यूज भी आएगा, इनफैक्ट आपको तब ज्यादा भी समझ में आएगा। देखो अभी क्या है कि इस तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना। तो एक सेंट्रियोल दो में डिवाइड हो जाता है ना। ये देखो सेंट्रियोल का पेयर है, इसमें लिखा है डॉटर सेंट्रियोल और मदर सेंट्रियोल, मतलब एक से दूसरा ओरिजिनेट हुआ होगा। अच्छा, दूसरी खास बात होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ ओरिजिनेट टी पॉइंट पे। तो कहा जाता है दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मली टी पॉइंट में पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे पाया जाता है ना। अब ये बना किससे स्ट्रक्चर, आप देखो ये भी स्ट्रक्चर किससे बना है, जैसे सिलिया और फ्लैजिला बने थे वैसे माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल के यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोम्स के डिवाइड होने से पहले होता है क्या, मेरी बात को बहुत गौर से समझना है, नहीं समझ में आया तो मैं से पूछ रहा, ठीक है। देखो तो क्या होता है कि क्रोमोसोम के डिवाइड करने से पहले, है ना, तो ये जो बाहर का आपको कवर दिखाई देता है, ये सेल ऑर्गेनेली वगैरह सब डिसअपियर हो जाते हैं। ये डिवाइड दो में पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो बाहर एनवेलप है डिसॉल्व हो जाता है। अब क्रोमोसोम बाहर प्रोटोप्लाज्म में आ जाते हैं। एक सेंट्रियोल यहीं रह जाता है, इस तरफ चला जाता है, और दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे अपोजिट पोल पे चला जाता है। और दोनों क्या करते हैं कि क्रोमोसोम को ऐसे पकड़ के अपनी अपनी तरफ आधा आधा खींचते हैं, अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, एक से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस में दो, अब देखो दो न्यूक्लियस हो गए, उसके बाद सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो सेल डिवाइड हो गई। तो हर सेल को हिस्से में एक सेंट्रियोल मिलेगा। उसके बाद दोबारा जब से डिवीजन होने वाला होगा, तो डिवीजन से पहले सेंट्रियोल एक से दो में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है मदर सेंट्रियोल और दूसरा डॉटर सेंट्रियोल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ईवा मेराज समझ यस आया, सर। पक्का ना। ठीक है, याद रखना अभी नेक्स्ट चैप्टर अभी आज ही अपन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो उसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी सेंट्रियोल्स में। आपको बोलूंगा कि सेंट्रियोल गेट डिवाइडेड रीचेस टू अपोजिट पोल, और इन्हीं सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। वो सब बातें हम लोग समझेंगे, लेकिन आपको अगर ये याद रहेगा तो बेहतर रहेगा, आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। राइट, नोट करो। सेंट्रियोल्स आर माइन्यूट सब माइक्रोस्कोपिक सब cylinders. Centrioles are minute, submicroscopic, subcylindrical structure made up of made up of nine triplet of made up of nine triplet of microtubule made up of nine triplet of microtubules. Next point, they are approximately 0.3 to 0.5 micrometer in length. They are approximately 0.3 to 0.5 micrometer in length and 0.15 micrometer in diameter. Full stop. Usually, next point है, usually two centrioles are found in a cell. They remains at the right angle of each other. They remains at the right angle of each other. Full stop. Next point. Centrioles are found in almost centrioles are found in almost all eukaryotic animals. In some protozoa and some fungi. Full stop. They are absent in very important question.
स्टार बना के लिखिए, दे आर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म and gymnosperm. They are absent in angiosperm and gymnosperm. That is in higher plant. तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं फंजाई में भी मिल जाएंगे आपको, एल्गी में भी मिल जाएंगे आपको, एनिमल्स में सब में मिलेंगे, है ना। लेकिन ये आपको हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला फिर से स्टार बनाना है। सेंट्रियोल्स आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। Centrioles are capable of replication, right? तो इनके अंदर ये खुद से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। Centrioles are capable of replication. Next point. Their function is to help in chromosomal division. Their function is to help in chromosomal division at the time of cell division. Their function is chromosomal division at the time of cell division. ठीक है, और दैट्स इट। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम जिसको आप कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेंट्रियोल का मेन जो फंक्शन होगा वो हम लोग अभी जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ा रहा हूँ कि कैसे कैसे सेल्स डिवाइड करती हैं तब आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूक्लियस ना। तो पहले मैं आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको क्रोमोसोम पढ़ाते हैं और तब जाके चैप्टर खत्म। पहले आपको न्यूक्लियस पढ़ाया जाए, कहाँ है ये। देखो फिर से ध्यान से समझिएगा, है ना। बाकी फैक्चुअल चीजें तो मैं लिखवाई दूंगा, समझ लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि आप पाएंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के बीच में, है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। मतलब देखो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, है ना, दो मेम्ब्रेन होती है कि ये वो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जिससे यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो सिंपली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहना ये टर्म गलत है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, एक ये वाली मेम्ब्रेन और एक ये वाली मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग सही से क्या कह सकते हैं, जो करेक्ट टर्म है बायोलॉजिकली जिसको मैं करेक्ट टर्म कह सकता हूँ, तो बायोलॉजिकली करेक्ट टर्म जो है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप है, समझिए। तो बायोलॉजिकली उस करेक्ट टर्म को न्यूक्लियर एनवेलप कहा जा सकता है। तो दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, तो मैं यहाँ पे इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ऐसे कर दूं तो ज्यादा बेहतर। ये टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन हो गई, है ना, और एक इसके अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, इसके साथ में यहाँ पर जो स्पेस पाया जा रहा है इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, है ना, दो न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस। ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन होता है। तो माना जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे ओरिजिनेट फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अब क्या है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस से एक्चुअली ये से न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम ऐसा क्यों कहते हैं, ये बात को हम लोग समझ लेते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर तो हम लोग लास्ट क्लास में समझ ही चुके थे। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर राइबोसोम दो सब यूनिट के फॉर्म में बनता है, स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। तो एक्चुअली फॉर्मेशन तो राइबोसोम का यहीं पे होता है, लेकिन राइबोसोम अंदर पाए नहीं जाते, तो राइबोसोम बाहर आते हैं और दोनों स्मॉल और लार्जर सब यूनिट,
और यहाँ पर स्मॉल और लार्जर सब यूनिट, दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाती हैं। कब? प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम, और दोनों के बीच में मैग्नीशियम ब्रिज पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, राइबोसोम एक्चुअली पाए कहाँ जाते हैं? तो राइबोसोम पाए तो जाते हैं प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे कि आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है। अब देखो, यहाँ पर न्यूक्लियो जो अंदर जेल भरा है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म आप जो भी कहें, न्यूक्लियोसैप भी कह सकते हो आप। और यहाँ पर बीच बीच में कुछ पोर्स, इनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर से पर्टिकुलर टाइप की ही चीजें आ सकती हैं बाहर, हर चीज को अलाउ नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं से न्यूक्लियर पोर से दोनों राइबोसोम के पार्ट निकले, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर से, यही न्यूक्लियर पोर से यहाँ से एमआरएनए बाहर निकल करके आता है। मैसेंजर आरएनए जिसको आप बोलते हैं, ये भी यहीं से बाहर निकल करके आता है। ये अंदर जो सब्सटेंस बड़ा है क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन आगे चल करके कंडेंस हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। ये देखो एमआरएनए आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये रहा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? समझ आ गया दोनों लोगों को? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं लिखवा देता हूँ। चलो, अब एक एक करके कुछ पहले फैक्चुअल बातें लिख लेते हैं। न्यूक्लियस was first observed by Leeuwenhoek. न्यूक्लियस was, सबसे पहले देखा किसने? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय Leeuwenhoek, Lewuenhoek. Nucleus was first observed in Leeuwenhoek, while it was first studied and in fact discovered. While it was first studied and discovered by Robert Brown. First studied and discovered by Robert Brown. तो देखो, लिविनहुक ने न्यूक्लियस देखा जरूर, लेकिन ये बता नहीं पाए कि न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके बारे में इन्होंने कुछ डिस्कस भी नहीं किया। तो इसीलिए न्यूक्लियस को खोजने का या डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। ठीक है, कब डिस्कवर किया था? 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, कहां नहीं पाया जाता? दीपा, कहां नहीं पाया जाता है? मेराज, किधर नहीं पाया जाता? इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी। यार, हमारी आरबीसी में नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, कॉमा मैच्योर सीव सेल। तो एक तो आरबीसी में नहीं पाया जाता, यही क्वेश्चन है नीट के, एंड मैच्योर सीव सेल, तो प्लांट में हो गया मैच्योर सीव सेल, एंड सर आरबीसी में, हाँ जी बेटा। सर कोई रीजन है क्या सर आरबीसी में नहीं पाया जाता? हाँ बिल्कुल रीजन है, देखो। क्या रीजन है सर? अब देखो, ये एवोल्यूशन है, समझो बात। और आप ये सोचो कि आपको लगता है कि अगर इसमें न्यूक्लियस पाया जाता तो हमको आपको ब्लड आपस में ट्रांसफर, हम लोग ट्रांसफ्यूजन कर सकते, पॉसिबल था? नहीं सर। पहली चीज, है ना। तो ये तो देखो एडेप्टेशन हो गया। चलो, ये तो चलो मान लेते हैं कि इस बात को आप कह सकते हो कि नहीं सर, ये कैसे पता कि एवोल्यूशन में ब्लड ट्रांसफर होगा आगे चल के वगैरह वगैरह। चलो, मैं इस बात को भी अपन मान लेते हैं। इसके बाद भी देखो महराज, आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का मेन पर्पस है ऑक्सीजन को ले जाना, है ना। तो सर न्यूक्लियस अगर होता तो फिर उसका फिर वो कैपेसिटी कम हो जाता है लेकर जाने एग्जैक्टली पहला सबसे मेन पॉइंट ये था कि इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस वैक्यूल एनिमल्स में न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेल, सबसे ज्यादा स्पेस कवर करता है, तो स्पेस क्रिएशन किया जाएगा। दूसरा एक और कमाल की बात बताता हूँ, आरबीसी हमारी बॉडी में ऐसी सेल है जो एनारोबिक सेल है, पता तुमको? आरबीसी इज एनारोबिक सेल, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं।
अब माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या होता, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आरबीसी में ऊपर वाले ने दे रखा होता तो भाई साहब ये वही बात हो जाती कि बिल्ली को दूध की रखवाली का ठेका दे दिया, है कि नहीं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाती और रास्ते में आधा 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 ऑक्सीजन तो माइटोकॉन्ड्रिया ही खा जाती है ना। यस सर। हाँ तो आप देखिए दैट इज एवोल्यूशन, दैट इज एडेप्टेशन, है ना, यही एवोल्यूशन हुआ। तो धीरे धीरे जब एनिमल्स इवॉल्व हुए, इसीलिए आप देखिए जो लोअर एनिमल है उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस है। बट सर मतलब मैंने कहीं सुना था सर कि स्टार्टिंग जब आरबीसी से एकदम न्यू न्यू होते सर उसमें न्यूक्लियस एग्जैक्टली फिर वो एग्जैक्टली, बाद में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही सुना है। देखो कोई भी सेल, ये मान के चलो कोई सी भी सेल डिवाइड करने के लिए सेल को न्यूक्लियस चाहिए, है ना। तो कोई भी सेल जब डिवाइड करती है, जैसे यहाँ पे देखो सीव सेल की बात की जा रही है ना, सीव सेल्स की, इनमें भी पहले न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे ही मैच्योर आरबीसी, तो आंसर सही क्या होगा, मैच्योर, तभी देखो हम लोगों ने क्या लिखा, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी एंड मैच्योर सीड सेल्स। तो जब ये दोनों मैच्योर होती हैं तो ड्यू कोर्स में डेवलपमेंट में न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं यस एक सर और चीज। समझ में आ गया। एक और चीज याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा किसमें था, है ना, तो खोजा किसमें था, ऑर्किड सेल्स, है ना, ऑर्किड की रूट में, ठीक है। ये नोट कराया मैंने कि नहीं, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट सेल, ये लिखवाया नहीं लिखवाया, देखो जरा एक बारी। न्यूक्लियस वाज स्टडीड एंड डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये लिखा है कि नहीं, ऑर्किड सेल्स, ऑर्किड रूट सेल्स। नो सर। हाँ तो लिखो, ठीक है, ये एक्चुअली नीट में नहीं पूछा सर हुआ आपने क्वेश्चन। लिखवाया था सर आपने लिखवाया था हमें। अच्छा अच्छा सर हमें ठीक है, स्टार्टिंग में ही लिखवाया था आपने एकदम। ओके 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 ओके, हाँ राइट, या सही कह रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं फैक्ट लिख पा रहा तब लिखा, ठीक है। तो याद रखना है ऑर्किड की रूट सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, है ना। नेक्स्ट, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट तो हम देख ही चुके हैं, वो सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, सिंसेशियल कंडीशन बोलते हैं, ये बात हम लोग मैं अलगी में डिटेल में आपको पंजाबी में आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ, है ना। ओके, इन प्लांट न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, आपको पता है, वैक्यूल उसको साइड में धक्का दे देती है, हम लोग डिस्कस कर चुके। इन प्लांट न्यूक्लियस इज पेरिफेरल ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, फुल स्टॉप। इन एनिमल एडिपोज सेल्स, अब एडिपोज में भी आपको पता है सिग्नेट रिंग कंडीशन, याद आई, सिग्नेट रिंग कंडीशन, है ना। इन एडिपोज न्यूक्लियस इज पेरिफेरल ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट, फुल स्टॉप। जनरली nucleus is found in generally nucleus is found in central position of cell, generally nucleus is found in central position of cell. Next point, nuclear envelope is nuclear envelope is 60 to 90 angstrom thick cover. Nuclear envelope is 60 to 90 angstrom thick cover, which have a perinuclear space, which have a perinuclear space and some nuclear pore and some nuclear pore. Next point, nucleoplasm is a semi-fluid, nucleoplasm is a semi-fluid substance which contain nucleotide, which contain nucleotide and a number of which contain nucleotide
and a number of enzymes which are required for synthesis of DNA, RNA, etc. Next point. क्रोमेटिन मटेरियल। अब आते हैं, मेरी बात को अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा क्योंकि इसके बाद में क्रोमोसोम आपको है ना। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है तो नॉर्मली ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैले होते हैं। बहुत गौर से समझिएगा मेरी बात को, है ना, क्योंकि हमको आगे सेल डिवीजन भी पढ़ना है। तो क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, तो जब डिवीजन होना होता है तो एक क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब सिकुड़ना शुरू करता है ना। एक तो अपना इसका कंटेंट डबल हो जाता है ना। तो कंटेंट तो डबल हो गया, तो जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 1 किलोमीटर लेंथ का ये क्रोमेटिन है, एक फाइबर है, ये 2 किलोमीटर लेंथ का हो जाएगा, मतलब अपना डबल हो जाएगा। लेकिन इसका साइज क्या करेगा, अभी कंडेंस होता जाएगा। और कंडेंस कैसे होगा कि ये प्रोटीन, कुछ प्रोटीन कलेक्ट कर लेगा और उसमें थ्रेड ये कलेक्ट हो जाएगा और फिर से ये इस तरह का, जब डिवीजन के टाइम पे इस तरह का फॉर्म ले लेगा, है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्रोमेटिन फाइबर ही है जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेता है। अब क्रोमोसोम बोलो या क्रोमेटिन फाइबर, ये दो चीजों से मिलकर बना है। किस चीज से? एक तो डीएनए से मिलके बना है और प्लस साथ में इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जो बेसिक प्रोटीन एक्चुअली, है ना। वो इसका नेचर क्या है, बेसिक प्रोटीन है, उसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो क्रोमोसोम दो चीज से मिलके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, है ना। तो चलिए नोट कीजिए, क्रोमेटिन इज a complex of DNA and histone protein. Chromatin is a complex of DNA and histone protein. Next point. They remains distributed throughout the nucleoplasm. They are differentiated into two parts. First, euchromatin, and second, heterochromatin, They're differentiated into two parts, euchromatin and heterochromatin. Next point. Euchromatin is light in color and form bulk of chromatin. It is also thin. Full stop. Heterochromatin is wider, thicker, and darkly stained, means dark color का होता है. Heterochromatin is wider, thicker, and darkly stained. Right. Next. Nucleolus was important है. Nucleolus was discovered by, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. किसने खोजा था न्यूक्लियोलस? Nucleolus was discovered by Fontana. Full stop. It is, अब इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती. It is a naked
round and slightly it is naked, round and slightly irregular structure. Full stop. अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. It remains attached to chromatin at specific region. It remains यहाँ पे. It remains attached to chromatin at specific region called nuclear organizer called nuclear organizer region. NOR लिख लो ब्रैकेट में. Called nuclear organizer region. Next point. Calcium is essential. ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स का. Calcium is essential for maintaining the shape of calcium is essential for maintaining the shape of nucleolus. ठीक है. One last point. Nucleus is called brain of cell. Nucleus is called brain of cell as it controls. Nucleus is called brain of cell as it controls. Nucleus is called brain of cell as it controls all the activity, as it controls all the activity of the cell. अब आ जाते हैं भाई साहब क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया. पहले बताओ सर, यहाँ तक समझ में आया सबको? फिर आगे चलेंगे. सब कुछ समझ में आएगा? मेरा छीबा साची समझ आया? क्या हुआ Yes, साची? yes, लेट आई आज? yes, sir. सर क्लियर है सर. अच्छा क्लियर है. ठीक है, ग्रेट. अब देखो, चलो मैं ये हटा रहा हूँ, है ना. आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा. अब मैं आपको क्रोमोसोम बताता हूँ. देखो क्रोमोसोम के टाइप याद रखना. अगर ये आप अभी तक आपके स्कूल में नहीं आया तो आपसे पूछा जा सकता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम, है ना. मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, बताने के लिए आ सकता है. देखो अब मैं आपको क्रोमोसोम कितने टाइप के हो सकते हैं बताता हूँ. फिजिकली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड शेप ये कितने टाइप के हो सकते हैं. क्रोमोसोम तो पहले हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ. आप हेडिंग डाल लीजिए इसी के अंडर में, न्यूक्लियस के अंडर में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी क्या कहीं पे. ये देखो, है ना. अब देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में एक तो नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है कि बीच में एक ये रीजन पाया जाता है जहां पे डीएनए नहीं होता है. इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल बीच में होता है तो उसको हम लोग मेटासेंट्रिक बोलते हैं. अब सेंट्रोमियर आप देख लो यहाँ पे दोनों में ऑलमोस्ट बीच में, है ना. थोड़ा सा शॉर्ट आर्म है ना. तो नॉर्मली सेंट्रोमियर बीच में पाया जाता है. ठीक है. तो ये एक आइडियल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक तो यहाँ पर जहां पर ये सेंट्रोमियर पाया जाता है इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, है ना. और फिर कई सारे क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है और ऊपर का जो छोटा सा पार्ट लगा होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं, है ना. अब देखो यहाँ पे पहला क्रोमोसोम जिसमें ऑलमोस्ट बीच में पाया था उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं.
नॉर्मली हमारी बॉडी में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें एक ये वाली आर्म्स लॉन्ग आर्म होगी, दूसरी शॉर्ट आर्म होगी। ये थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ खिसक गया, है ना? एक तरफ और शिफ्ट हो गया। इनको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, ये दूसरे कैटेगरी। तीसरे वाले जिनमें लॉन्ग आर्म बहुत बड़ी होती है और शॉर्ट आर्म बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इनको हम लोग बाइसेप्स, तीसरे कैटेगरी एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। चौथे वो होते हैं जिनमें शॉर्ट आर्म बचती ही नहीं है, बिल्कुल टिप में पाया जाता है, एपेक्स में पाया जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है? तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये 4 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं शेप के बेसिस पे। क्लियर है? ठीक। अब देखो, नॉर्मली क्रोमेटिन पाया जाता है और क्रोमेटिन सेल में दिखाई नहीं देता, है ना? इसको स्टेन किया जाए तो कुछ अपीयर होता है, वरना क्रोमेटिन को नॉर्मली माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। ये क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, तो डिवीजन के टाइम पे एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, जिसको डिवीजन में भी एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, जिसको हम लोग मेटाफेज बोलते हैं। तो वहां पे मेटाफेज एक स्टेज होती है डिवीजन की, जहां पर क्रोमोसोम को देखा जा सकता है। चलिए तो नोट करिए, क्रोमोसोम्स अपीयर ओनली, chromosomes appear only during the karyokinesis. Chromosome appear only during the karyokinesis. Karyokinesis means karyo means nucleus, kinesis means break hona. That is karyokinesis. That is nuclear division. Chromosome appear only during the karyokinesis. That is nuclear division. Next point. They are meant for equitable distribution of genetic material. They are meant for equitable distribution of genetic material. Next, the size and shape of chromosome, the size and shape of chromosome are quite distinct. Next one, they can be seen clearly at the metaphase stage, of cell division. अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज क्या होती है। At the metaphase stage of cell division. अब देखो यहाँ पर क्रोमोसोम में ये जो एक पार्ट होता है, एक आर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। तो नोट करिए, देयर आर 2 क्रोमोसोम हाफ और क्रोमेटिड। There are 2 chromosome half are chromated. They remains attached with each other. With the help of centromere. Next point. On the basis of position of centromere, chromosome can be on the basis of position of centromere
chromosome can be metacentric, comma, submetacentric, heliocentric, and acrocentric. Metacentric, submetacentric, heliocentric, and acrocentric. In some of the chromosome, next point है, in some of the chromosome, a secondary constriction, अब देखो ये secondary constriction हो गया, इसको हम लोगों ने क्या बोला, primary constriction. This is called primary constriction, है ना. तो primary constriction कहाँ होता है, जहाँ पे centromere पाया जाता है, ठीक है. In some of the chromosome, secondary constriction is found at the distal part, at the distal part, which is known as satellite. ठीक है. और अब देखो यहां तक समझ में तो आ गया होगा, है ना. विभा, साची, समझ में आ गया, क्लियर भाई. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो क्या है कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, मतलब जो कि नॉर्मल साइज के नहीं होते, ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं. दो इनमें से हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेव ब्रुश और पॉलीटीन क्रोमोसोम. नॉट, ये है एनसीईआरटी में, इधर का ना. हाँ, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप देखोगे नीट में बहुत, देखो दो चीजें गायब है यहाँ से, है ना, एनसीईआरटी से. इसमें लैम्प ब्रुश एसी का पार्ट है, पॉलीटीन और लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम. आप देखोगे इससे बहुत बार क्वेश्चन, बहुत बार नीट में आपको क्वेश्चन मिलेगा. तो दो है, ये मैं आपको लिखा देता हूँ, मैं आपको पहले दिखा समझा देता हूँ, ठीक है ना. दो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ये जाइंट क्रोमोसोम है, मतलब सबसे बड़े क्रोमोसोम. तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा, पॉलीटीन क्रोमोसोम. पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम. देखो अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्रोमोसोम है इसको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं. अब यहाँ पर एक पॉलीटीन क्रोमोसोम में, है ना, यहाँ पर इस तरह से रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको हम बाल्बिनी रिंग्स कहते हैं, है ना. इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इनको हम बाल्बिनी रिंग्स कहते हैं. तो ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरह का ये स्ट्रक्चर एक्चुअली देखने में जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का दिखता है ना. अब यहाँ पर बीच बीच में कुछ रीजन होते हैं, जिन रीजन को हम लोग बोलते हैं क्रोमोनिमाटा, है ना. और ये क्रोमोसोम पफ कहलाते हैं, है ना. ये क्रोमोसोम पफ, तो यहाँ पे बीच में फूले हुए पार्ट होते हैं, उनको पफ कहते हैं. ये जो क्रोमोसोम पफ वाले पार्ट होते हैं उसी को आप देखोगे, इसी को कहा जाता है ये क्रोमोनिमाटा, और इसी को इनलार्ज करके दिखाया गया है. यहाँ पे जो क्रोमोनिमाटा होता है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक्चुअली यहाँ पर डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है. इसीलिए इस तरह से पफ का फॉर्मेशन होता है और ये शेप होता है इसमें. तो आप दो चीजें याद रखिएगा कि जो रिंग जैसा इंटर बैंड, ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट, जो बैंड्स दिखाई देते हैं, इन्हीं बैंड्स को बाल्बिनी रिंग कहा जाता है, और बीच बीच में क्रोमोसोम पफ पाए जाते हैं, ठीक है. नोट करेंगे, दिस इज द पॉलीटीन क्रोमोसोम. तो फर्स्ट पहला एडिनली, पॉलीटीन क्रोमोसोम. चलो नोट करो, पॉलीटीन क्रोमोसोम स्क्रीनशॉट लीजिए. पॉलीटीन क्रोमोसोम, सबसे पहला क्वेश्चन, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, it was first reported by E.G. Balbiani. It was first reported by E.G. Balbiani in 1881. In 1881. Full stop. Next point. They are quite common in
salivary gland. They are quite common in salivary gland of insect. They are quite common in salivary glands of insect. That's why called. That's why called. That's why called salivary chromosome. Next point. The chromosome can reach. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. The chromosome can reach up to length of 2000 micrometer. A chromosome can reach up to length of 2000 micrometer and contain 1000 and contain 1000 to 16,000 times, contain 1000 to 16,000 times DNA as compared to ordinary chromosome. तो एक नॉर्मल क्रोमोसोम में जितना डीएनए हो सकता है उससे 1000 से 16,000 गुना ज्यादा डीएनए इस क्रोमोसोम के अंदर हो सकता है. अब आप समझ सकते हो कितना बड़ा क्रोमोसोम है ना. इसीलिए इनको जाइंट क्रोमोसोम कहा जाता है ना. और नेक्स्ट, द पॉलीटीन क्रोमोसोम बेयर swelling. The polytene chromosome bear swelling called chromosome puff. The polytene chromosome bear swelling called chromosome puff. Next point. The larger swellings are called Balbini rings. One last point. The mRNA remains temporarily stored at these puff. समझ आ गया पॉलीटीन क्रोमोसोम? बोलो भाई दोनों लोग को की बात सच्ची क्लियर है? पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या पूछा हुआ है? इसका लेंथ पूछा हुआ है. मैं बता रहा हूँ नीट पे. आप देखो क्वेश्चन आपको क्या मिले. किसने डिस्कवर किया? ये पूछा हुआ है. बाल्बिनी रिंग्स क्या होती हैं? ये पूछा हुआ है. और ये इसका लेंथ साइज क्या है? ये पूछा हुआ. कहाँ पाए जाते हैं? ये कई बार पूछा हुआ है ना. तो आपको याद रखना है इंसेक्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं. हो सकता है उनमें से कुछ इंसेक्ट का नाम दे रखा हो तो वो उसका आंसर होगा. ऐसा भी मैंने कई बार देखा है ना, कि फ्रूट फ्लाई में पाए जाते हैं. मतलब ऐसा भी देखा है. तो हो सकता है किसी इंसेक्ट का नाम दिया हो तो मतलब बाकी ऑप्शन में इंसेक्ट ना हो और एक इंसेक्ट का नाम दिया हो तो वो इसका आंसर हो जाएगा. साइज पूछा जाता है, किसने खोजा ये पूछा जाता है. और क्वालिटी ये पफ्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है. अगला है लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम. अब देखो पहले दिखा दो फिर बताता हूँ लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम क्या चीज है. लैम्प ब्रुश है क्या? हाँ ये भी है. अब देखेंगे आपको दोनों से क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आपके एनसीईआरटी में गायब है. नई एनसीईआरटी का तो मुझे नहीं पता. मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी इसमें है नहीं. अब देखो ये लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम तो इस तरह से ये दिखाई देते हैं. लैम्प ब्रुश जानते हो ना? लैम्प ब्रुश जिससे बोतल साफ करने के लिए आपने देखा होगा. एक होता है ब्रश होता है उसमें एक स्टील की वायर होती है लंबी सी और उसपे किनारे किनारे चारों तरफ ब्रशेस लगे होते हैं. अपन क्या करते हैं बोतल के अंदर डाल के जहां पर कोई भी उंगली नहीं जा सकती या कोई चीज जा नहीं सकती उसको साफ करने का काम करते हैं. उनको लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम बोलते हैं. अब देखो लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम में क्या होता है. ये क्रोमोसोम होते हैं ना. तो ये इस तरह से ये क्रोमेटिन लूप होते हैं. तो क्रोमेटिन के लूप्स इस तरह से बने होते हैं
और बीच में ये इस तरह से डॉट बने होते हैं, है ना, ये नॉट टाइप के स्ट्रक्चर, गांठ जैसा, इसको हम लोग क्रोमोमियर कहते हैं। और ये क्रोमेटिन लूप्स हो गए, है ना। और इसी को थोड़ा सा एनलार्ज करके एक लूप को देखा गया, तो इस तरह से ये क्रोमेटिड ये वायर्स होते हैं, और ये इस तरह से लूप्स इनमें चारों तरफ बने होते हैं। तो इस तरह से करके ये इनकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ना। तो बहुत ज्यादा लेंथ का क्रोमोसोम छोटी जगह में कॉम्पैक्ट जगह पे आ जाता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप तो लिखिए, दे आर कॉल्ड लैम्फ लैम्फ ब्रश क्रोमोसोम, लैम्फ ब्रश क्रोमोसोम। चलिए नोट करिए, लैम्फ ब्रश क्रोमोसोम। इट इज highly elongated, a special kind of chromosome. Full stop. They were first seen by Fleming. इनको फ्लेमिंग ने देखा सबसे पहले। They were first seen by Fleming in 1882, but first described by Ruckert. But first described by Ruckert. तो सबसे पहले किसने देखा? फ्लेमिंग ने। सबसे पहले इनको डिस्क्राइब मेंशन किसने किया? रुकर्ट ने इनको मेंशन किया इन 1892। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दे आर फाउंड इन द एनिमल oocyte, याद रखना, दे आर फाउंड इन एनिमल oocyte मतलब एग, एनिमल oocytes एंड एनिमल oocyte कॉमा स्पर्मोसाइट मतलब स्पर्म में, स्पर्मोसाइट्स और इन एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया एक एल्गी होता है, एसिटाबुलेरिया एल्गी, एनिमल oocyte, स्पर्मेटोसाइट, एसिटाबुलेरिया एल्गी। फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन स्टार बना के लिखना, अगला पॉइंट। दे आर इवन लार्जर देन पॉलीटीन क्रोमोसोम, पहले वाले से ज्यादा बड़े हैं, तो सबसे बड़े यही है। तो अगर पूछा है लार्जेस्ट क्रोमोसोम, तो आपका आंसर होगा लैम्ब्रोस, नॉट पॉलीटीन, ठीक है। दे आर इवन लार्जर देन पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्यों? वो तो सिर्फ 2000 माइक्रोमीटर के थे। दे आर इवन लार्जर देन पॉलीटीन क्रोमोसोम as their length may be 5900 micrometer, as their length may be 5900 micrometer। तो अप्रोक्सीमेटली ये 3 गुना बड़े होते हैं किनके? उन वाले क्रोमोसोम के। सो दिस वाज द ऑल अबाउट योर सेल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो था, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर जो था पार्ट था, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बताओ, किसी को कोई डाउट पूरे चैप्टर में? एक बार एनसीईआरटी अपनी साथ में रखिए और उसको खोलिए, ओपन करिए और देखिए किसी को इस चैप्टर में डाउट या कोई चीज रह रही हो तो बताइए मुझे, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखो एक बार, हैव ए क्लास। हीबा साची दोनों लोग देखिए, एनसीईआरटी होगी ना साथ में? यस सर। ठीक है, एक बार चेक करो फिर मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चेक करके बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप।
चेक किया? बोलो भाई, हिबा, साची, कुछ रह रहा है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे चले फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। देखो, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो एक तो ये चैप्टर नंबर 8 था, है ना। आप चैप्टर नंबर पहले 10 करेंगे, फिर 9 करेंगे। रीजन ये है, ये इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एक्चुअली 8 और 10 जो है चैप्टर नंबर, वो इंटरकनेक्टेड है ना। इंटरकनेक्टेड क्या है? पहला था कि सेल के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेली क्या होता है, दूसरा सेल डिवाइड कैसे करता है, तीसरा क्या है, सेल का केमिकल पार्ट, कि उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है ना। तो केमिकल पार्ट बोले तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वो केमिकल पार्ट उसका एक्चुअल तो बायोमोलिक्यूल अलग से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि हम लोग सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री इसको बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन है क्या चीज, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको लिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इनफैक्ट। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन स्टार्ट किया जाए। चलो, तो चैप्टर 10 हेडिंग डालेंगे, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सेल साइकिल। देखो, अच्छा, मियोसिस माइटोसिस क्लियर है क्या तुम दोनों लोगों को? मियोसिस माइटोसिस बिल्कुल से क्लियर आप लोगों को? बोलो, साची क्लियर है एकदम से? सर पता है। सर अच्छा, पता पता है, ठीक है। चलो, मैं पहले एक बात, थोड़ा बेसिक बात समझा देता हूँ। हीबा भाई, बताते रहो साथ साथ में, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा, इससे कि मुझे भी आइडिया होता रहेगा कि आप मेरी बात को कितना समझ पा रहे हो। तो पहले मैं बता देता हूँ सेल साइकिल और सेल डिवीजन। अब क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी सेल का फॉर्मेशन होता है, एक बेसिक सेल का फॉर्मेशन। तो एक बेसिक सी सेल है, एक बेसिक सी सेल का एक फॉर्मेशन, है ना। अब ये जो बेसिक सी सेल है, तो हम लोग इसको डॉटर सेल कहते हैं। एक नई सेल बनी और प्रोसेस यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर सेल। अब क्या होता है, अब जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारी बॉडी में पूरी डॉटर सेल ही होती है ना। अब यूं मान सकते हैं कि आपकी हमारी पूरी बॉडी डॉटर सेल। अब क्या होता है कि सेल ग्रोथ करती है ना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं, सेल ग्रोथ कहते हैं। तो अब क्या होगा, एक डॉटर सेल से खा पी करके मोटी होकर के एक मैच्योर सेल का फॉर्मेशन। अब इसे हमने कहा कि सेल ग्रोथ या सेल डेवलपमेंट। तो ये सेल ग्रोथ हुई, है ना। उसके बाद क्या है कि दो चीजें हैं, है ना। इसके दो फेट हो सकते हैं, दो भविष्य हो सकते हैं, या इनफैक्ट इसके तीन फेट हो सकते हैं। ये तीन काम कर सकते हैं, है ना। एक तो ये क्या करेगी, सबसे पहले ये एक ऐसी सेल में कन्वर्ट हो गई, है ना। इसने कोई अपना पर्टिकुलर काम डिसाइड कर लिया कि ये मैं पर्टिकुलर जिंदगी भर यही काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इट विल लाइक opt a function, a particular function. It will opt a particular function. इसने अपना कोई पर्टिकुलर काम डिसाइड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट की सेल बन गई, मतलब कार्डियक सेल बन गई, कार्डियक सेल, है ना। तो हार्ट की सेल बन गई, अब ये क्या काम करेगी, ये पल्सेशन का काम करेगी, है ना, ये मूवमेंट का काम करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, इट लूजेस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अभी लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकती, लूजेस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, है ना। अब ये क्या करेगी, ये अपना पर्टिकुलर कोई डिवीजन की कैपेसिटी लूज करती है ना।
तो अब क्या होता है, इस पार्ट को जब कोई भी मैच्योर सेल अपने किसी फंक्शन को ऑप्ट कर लेती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन। अब क्या हो जाएगी, एक और दूसरा इसका भविष्य और क्या है। अब देखो दूसरा भविष्य समझ लेते हैं कि और इसका क्या फेट हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है। बहुत गौर से मेरी बात को आप समझिएगा, वरना सेल साइकिल जितनी आसान है उतनी मुश्किल भी है। अगर आपको समझ में आ गई तो इट्स केक वॉक, इसमें कुछ भी नहीं है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि इट पॉज, है ना, इट पॉज फॉर डिवीजन, ये डिवाइड तो नहीं होगी, है ना, है ना, एंड इट रिमेन्स एज रिजर्व सेल, रिमेन एज रिजर्व सेल। ये क्या करती है, ये कहती है कि मैं डिवाइड नहीं करूंगी और ना ही मुझे कोई काम करना है, ठीक है। इट पॉज फॉर डिवीजन, डिवाइड नहीं करूंगी। दूसरा, इट रिमेन एज रिजर्व सेल, है ना, डू नॉट डिफरेंशिएट, मतलब ऊपर वाला काम इसने नहीं किया, डू नॉट डिफरेंशिएट। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा डिवीजन करना स्टार्ट कर, ठीक है ना, इट विल रीस्टार्ट डिवाइडिंग व्हेन नीडेड। हमारे बोन मैरो में ऐसी बहुत सारी सेल होती हैं जो कि क्या करती हैं, डिवीजन को पॉज कर देती है ना, ठीक है, डिवीजन को पॉज कर देती हैं और जब भी जरूरत होती है ना, तो क्या करती है कि वे दोबारा से डिवीजन में एंटर कर जाती है। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जी नॉट स्टेज बोलते हैं, जी नॉट स्टेज। तो ये जी नॉट स्टेज पे तो पहली डिफरेंशिएटेड हो गई, दूसरी जी नॉट स्टेज में चली, ठीक है ना। तीसरी सेल क्या होती है, डिवाइड हुई, खा पी करके मैच्योर हुई और भाई साहब ये फिर से डिवीजन की साइकिल में एंटर, है ना। तो ये खा पी करके मैच्योर हो गई और ये क्या करती है, इट विल अगेन prepare itself for डिवीजन। दोबारा अपने लिए प्रिपेयर कर लेती डिवीजन में, एंड इसको हम लोग जीवन फेज बोलते हैं, एंटर अगेन इनटू सेल साइकिल, है ना। अब दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाएगी और इस सेल साइकिल में एंटर करने के बाद ये क्या करेगी, क्या करेगी, सबसे पहले बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो मोटी तो खा पी करके बड़ी तो हो ही गई है, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड, है ना। तो पहले इसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगी और उसके बाद फिर क्या होगा, इसका प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड, तो इसका प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, न्यूक्लियस तो दो पार्ट में डिवाइड ही हो चुका है, अब बीच में साइटोप्लाज्मी या प्रोटोप्लाज्म जो भी आप कहना चाहो, ये दो पार्ट में डिवाइड, है ना। तो पहले ये क्या हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई और फिर क्या हुई, सेकंड पार्ट पे जो होगी हमने कहा इसको साइटोकाइनेसिस। सो ड्यूरिंग डिवीजन अब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और ये जो पूरा पार्ट था क्या, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और इससे क्या होगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। यहां तक की इस पूरी प्रोसेस को, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम फेज। तो डिवीजन की पूरी प्रोसेस को एम फेज बोलते हैं, है ना। और यहां से डॉटर सेल से लेकर के, समझिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस डॉटर सेल से लेकर के, मतलब डॉटर सेल बनी, इससे इसका मैच्योर होना, मैच्योर होकर फिर से अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर्ड करना, प्रिपेयर्ड होकर के यहां तक पहुंचना, डिवीजन के लिए पहुंचना, इस पूरी प्रोसेस को, यहां से लेकर के इस पूरी प्रोसेस को, इसको या इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोला, इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, किन्हीं भी दो डिवीजन के बीच का जो समय होता है, टाइम होता है, उसको इंटरफेस बोलते हैं।
और सेल को डिवाइड करने में जो इतनी स्टेजेस और जो टाइम पास करना पड़ता है उसको हम लोग एम फेज कहते हैं। अब बताओ क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? दोनों लोग बताओ, हिबा बताओ, पहले आप बताओ, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू यू और नॉट? मैं आपको जितना सिंपल बता रहा हूँ इतना इजी है नहीं, आपको बहुत सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? yes sir. So ये बेटा सर जो जी नॉट वाली फेज है उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस वाला होगा ना? मतलब सेल की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो होती रहेगी, है ना, लेकिन बाकी सेल अपने आप में कोई पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ नहीं करेगी। नॉर्मल तो उसको एक रेस्ट स्टेज बोलते हैं या उसको उसको और दूसरा नाम क्या बताया था अभी आपने? इस वाले को इसको यस सर। एक्चुअली वैसे तो इसको क्वीजेंट सेल्स बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा डिटेल में जब डिवीजन पढ़ूंगा, है ना। क्वीजेंट सेल बोलते हैं इनको, और रिजर्व सेल इन्हीं को बोलते हैं, जैसे हमारे बोन मैरो में सेल्स बनते ओके सर। हैं। तो क्वीजेंट सेल्स वो मतलब रिजर्व सेल बन के रहती है। और देखो क्या होता है, वो रिजर्व स्टेट में पड़ी रहती है। अब अचानक से क्या हुआ, किसी बंदे को चोट लग गई, है ना, उसका बहुत ब्लड बह गया या उसने ब्लड डोनेट कर दिया। अब क्या होगा, इन्हीं में से जिन सेल्स का कोई काम नहीं होगा, आरबीसी की रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ गई, ये तुरंत डिवाइड करना शुरू कर देंगे और आरबीसी बनाने में काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। एक और बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी आप करना चाहो, है ना, कर लो, क्योंकि ये आपको बुक पे नहीं मिलेगा, मैंने आपको जो समझाया बुक से आप पढ़ोगे इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आप इसको नोट कर लो चाहे, तो करके बताओ मुझे, फिर मैं एक बात और समझाऊंगा आपको। नोट कर लिया ये कर रहे हो? सर एक सेकंड। हाँ आराम से नोट कर लो, कुछ मिस नहीं करना। नोटेड। ठीक है, हिबा कर लिया नोट बेटा? यस सर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि एम फेज, है ना, मतलब डिवीजन फेज। ठीक है, तो एम फेज का मतलब मियोसिस या माइटोसिस होता है। अब देखो ये दो तरह का हो सकता है, एम फेज आपकी दो तरह से हो सकता है। तो पहले वाली जो एम फेज है इसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मली जो होती है इसे बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस एक सिंपल डिवीजन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सेल होती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम ह्यूमन की बॉडी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर क्या है, 23 प्लस 23 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। अब यहाँ पर 23 मतलब ये केक क्या है, 2n सेल है, तो चाहे आप 2n कहो चाहे 2x कहो, इसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो एक डिप्लॉइड सेल होती है। अब ये डिप्लॉइड सेल क्या होती है कि माइटोसिस वाली प्रोसेस में, तो पहले मैंने बताया कि सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल का ये इंटरफेस होगा, है ना। तो यहाँ पर पहले इंटरफेस होगा। मैंने बताया कि इंटरफेस वो टाइम है जो दो सेल के डिवीजन के बीच का टाइम। इसमें क्या होता है, सेल अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है।
जब सेल प्रिपेयर करेगी और सेल मैच्योर होगी तो अब इंटरफेज में ये क्या करेगी कि अपने अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, या नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है उनको क्या करेगी, डबल कर लेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 23 + 23 × 2 डबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, ये डिवाइड कर जाएगी और डिवाइड करने के बाद एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो, है ना। यहाँ पर ये वाली जो सेल थी इसको हमने कहा मदर सेल। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा और ये जो दोनों डॉटर सेल बनेंगी ना, ये डिप्लॉइड होगी, ये भी डिप्लॉइड होगी और ये भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। बोले तो 23 + 23 है ना, और इसमें भी क्या है 23 + 23। तो आप देखो यहां पर मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है कि नहीं, बोलो। तो माइटोसिस को भाई साहब हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, इक्वल रहते हैं। अब दूसरी प्रोसेस होगी भाई साहब, उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, है ना, इसीलिए मियोसिस को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिड्यूस होकर के हाफ हो जाते हैं। अब देखो रिडक्शनल डिवीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी सेम चीज है ना। रिडक्शनल डिवीजन में भी आप देखेंगे कि रिडक्शनल डिवीजन में अगेन ये क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है या 2x सेल है ना। यहाँ पर जिसको हम इसको भी हम यहाँ पे मदर सेल ही बोलेंगे। तो यहाँ पर 23 + 23, राइट, तो इसे हम लोग बोलेंगे मदर सेल। यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी, प्रोसेस सेम होगी। यहाँ पर भी सेल अपने आप को इंटरफेस में ले जाएगी, मतलब अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगी। तो सेम यहाँ पर भी इंटरफेस ये अपने आप को प्रिपेयर करेगी। जब ये अपने आप को प्रिपेयर कर रही होगी तो यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी, है ना, जो ऊपर हुई जा करके। अब यहाँ पर भी क्या है, 23 + 23 × 2, मतलब 23 के 4 सेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड नहीं होती, यहाँ पर एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती। 1 2 3 4, चारों डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो डिप्लॉइड नहीं होते, यहाँ पर हैप्लॉइड ही क्रोमोसोम होंगे, है ना। तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम ही होंगे, 23 के पेयर नहीं होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन, आधे हो गए, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और वहां पर 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। वहां पर डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनती है, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनती है। तो ये 2 तरह के डिवीजन है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। बोलो, समझ आया दोनों लोगों को? हिबा, साची, इज इट Yes, क्लियर टू यू, sir. बोथ ऑफ यू? ठीक है, सो डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट, एंड विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप मुझे बताओगे कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेल साइकिल। ठीक है।